जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जी चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस की जो नई वैकेंसी निकाल करके आई है उसका हम लोग अभी के क्लास में प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। और जिस बुक का हम लोग प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करें वो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का बुक है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें टोटल जो है 20 सेट्स दिए गए हैं और हम लोगों ने अभी तक 3 सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। और आज के क्लास में हम लोग मॉडल सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कम्प्लीट करेंगे। तो आइए इसको कम्प्लीट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन का रहा है, यदि किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाए तो उसका दाब कितना हो जाएगा। तो उसका दाब कितना होता है, सही आंसर हो जाएगा उसका दाब जो है दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाता है तो उसका दाब होता है जो वो दाब दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं किनके आवर्त फलन होते हैं। सही आंसर हो जाएगा किनके आवर्त फलन पूछ रहा है, राइट आंसर हो जाएगा परमाणु भार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर परमाणु भार। मेंडलीव के आवर्त नियमों के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा परमाणु भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन करा है, किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, राइट आंसर 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ये भी बहुत बार पूछता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 मई को क्या हो गया, 3 मई को आप लोग का विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हो गया, मगर 8 मई को भी याद रखिएगा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और ठीक इसी तरह से 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है। इसको नोट में रखिएगा क्योंकि ये सब जो है ये पूछता है, ये दिवस पूछता है। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 20 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च को मनाया जाता है। इसको ये सब याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य निम्नांकित में से कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा देखिए नागालैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नागालैंड। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला दर कौन सा है, तो नागालैंड राज्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नागालैंड। देखिए, ये तो हो गया आप लोग का न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर पूछ रहा था। ठीक है, ठीक इसी तरह से न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र अगर पूछ दे, ये तो आपका राज्य में हो गया। देखिए, कह रहा था न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो नागालैंड। और ठीक इसी तरह से पूछ दे कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ध्यान में रखिएगा लक्षद्वीप होता है। कौन है, लक्षद्वीप है। इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य की समुद्री सीमा है। भारत के कितने राज्य की समुद्री सीमा है, सही आंसर 9 राज्य की समुद्री सीमा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग नाम नोट करना चाहते हैं तो नाम नोट कर सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये सभी के 9 राज्य जो है यह भारत के 9 राज्य हैं जो कि समुद्री सीमा है। चलिए, अच्छा इसके साथ आप लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखिएगा कि देखिए सबसे लंबी तट रेखा जो है गुजरात राज्य की है, उसको ध्यान रखिएगा 1214 किलोमीटर है। ठीक है, पूछता है कि सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, तो गुजरात की है। कितनी है, तो 1214 किलोमीटर है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी। तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है ये किसके काल में थी, सही आंसर हो जाएगा शिवाजी के काल में थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने अष्टप्रधान के नाम से अपना मंत्री मंत्री प्रतिशद जो है वो गठन किया था। ठीक है, शिवाजी ने अष्टप्रधान के नाम से अपना मंत्री परिषद का गठन किया था। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, तो कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के आधार पर न्यूनतम साक्षरता दर जो है वह बिहार राज्य का है। किसका है, तो बिहार राज्य का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार का अगर पूछ दे कि न्यूनतम साक्षरता दर, अगर आप लोग बिहार का अगर पूछ दे कितना था, तो याद रखिएगा 61.8% था। ठीक है, 61.8% बिहार का था। ठीक उसी तरह से अगर बिहार के बाद सेकंड नंबर पर पूछ दे कौन सा हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा 65.95%। ठीक है, इसको आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद हो जाएगा झारखंड, झारखंड के बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये सब टॉपिक याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, एक टॉपिक आप लोग और याद रखिएगा
कि भारत की औसत साक्षरता दर जो है 74.0% है। ठीक है, कितना है ध्यान रखिएगा, 74.04% जो है यह भारत की औसत साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर जो है 82.14 हो जाएगा। पुरुष की कितना हो जाएगा 82.14, और महिला की अगर पूछता है महिला की साक्षरता दर कितना था तो 65.46% था। ठीक है, ये सब बातें याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? निम्न में कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? तो देखिए प्राकृतिक बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम जो है यह प्राकृतिक बंदरगाह है, और भारत का सबसे गहरी तटीय बंदरगाह भी है। भारत का सबसे गहरी तटीय बंदरगाह अगर पूछते कौन सा है तो विशाखापट्टनम ही है। और यह बंदरगाह जो है, यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है प्राकृतिक बंदरगाह जिसे कहा जाता है, यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। किस देश का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है? तो किस देश का पूछ रहा है, सही आंसर हो जाएगा कनाडा का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा देश का समुद्र तट जो है यह सर्वाधिक लंबा है, और कितना है अगर ये पूछ दे तो ध्यान रखिएगा कि 2,02,080 है। ठीक है, 2,02,000, हाँ 2,080 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कनाडा का अगर पूछ दे कि समुद्री तट की लंबाई कितनी है तो ध्यान में रखिएगा कि 2,02,080 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर हो जाए तो किलोमीटर में ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? तो ऐसा क्या कारण है? सही आंसर हो जाएगा, देखिए दक्षिणी पठार जो है पवन विमुखी ढाल पर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह जो था किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था भारत पर। मोहम्मद शाह के शासनकाल जो था 1719 से लेकर के 1748 तक चला था, इसको ध्यान रखिएगा। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से लेकर के 1748 तक था। ठीक है, जिसमें 1739 को 1700 इसी दौरान, इसी समय के दौरान 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, नादिर शाह पूछ रहा है तो किसके समय में आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के समय में आक्रमण किया था, और कब किया था तो ध्यान रखिएगा 1739 को किया था। ठीक है, 1739 में किया था। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। और नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और अपने साथ म्यूर सिंहासन एवं कोहिनूर को लेकर के चला गया था। ठीक है, फारस ले गया था। नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा था और अपने साथ मयूर सिंहासन और फिर कोहिनूर जो हीरा है वो दोनों को लेकर के फारस ले लिया था। ठीक है, और शाह आलम टू के समय में शाह आलम द्वितीय, यहाँ पर देखिए डी नंबर में ऑप्शन दिया गया है ना, इसके बारे में समझा रहे हैं। देखिए आप लोग को अच्छे से समझा दे, देखिए डी नंबर में जो दिया गया है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ था, इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ था, और कब हुआ था तो ध्यान रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को याद हुआ था। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, किसके दौरान? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के दौरान में हुआ था, और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मोहम्मद शाह था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है यह किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। आकाश गंगा का आकार है? तो देखिए आकाश गंगा का जो आकार है वह सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आकाश गंगा का आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार है, इसको ध्यान रखिएगा। और आकाश गंगा में धूल एवं गैस की मौजूद रहते हैं। ठीक है, आकाश गंगा में धूल और गैस भी मौजूद रहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? सभी को मालूम होना चाहिए, प्लूटो को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर प्लूटो को। प्लूटो को बौना ग्रह भी कहा जाता है। और देखिए प्लूटो को प्रारंभ में यानी कि पहले
प्लूटो को प्रारंभ में ग्रह की श्रेणी में ही रखा गया था, मगर आईएयू की 2006 में प्राग सम्मेलन में इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया और इसे बौना ग्रह कहा जाने लगा उसी वक्त से। और प्लूटो की खोज अगर पूछते कि कब किया गया था, तो प्लूटो की खोज याद ध्यान रखिएगा 1930 में किया गया था। ठीक है, प्लूटो की खोज 1930 में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, तो क्लाइड टोम्बा के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्लाइड टोम्बा के द्वारा 1930 में प्लूटो की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ मिट्टी जो होती है यह सबसे अधिक पाई जाती है गंगा सिंधु मैदान में। ठीक है, और देखिए जलोढ़ मैदान जो है काफ़ी उपजाऊ होता है। ठीक है, जलोढ़ मैदान काफ़ी उपजाऊ होता है और प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में नदी के द्वारा मिट्टी की एक परत बिछा दी जाती है, उसे ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज्य व्यवस्था के तहत न्याय पंचायत गठन किए जाने का प्रस्ताव किया, तो किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा 1977 में अशोक मेहता समिति ने किया था। ठीक है, 1977 में, ध्यान रखिएगा 1977 में अशोक मेहता समिति ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है? तो कौन इनमें से आग्नेय चट्टान नहीं है? सही आंसर हो जाएगा चीका। चीका जो है यह परतदार चट्टान है, आग्नेय चट्टान नहीं है। चीका परतदार चट्टान है, आग्नेय चट्टान नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा देखिए अरावली है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अरावली। विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत जो है अरावली पर्वत है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग रह रहा है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, अरावली होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो रोहतांग दर्रा सभी को पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और ये बहुत बार पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और रोहतांग दर्रे के नीचे, रोहतांग जो दर्रा है उससे नीचे 300 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है ध्यान रखिएगा, रोहतांग दर्रा से नीचे 300 नहीं 3000, ठीक है 3000 मीटर की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी सुरंग टनल है। ध्यान में रखिएगा, पूरे विश्व की सबसे लंबी सुरंग एक है जिसका नाम है अटल सुरंग। क्या नाम है उस सुरंग का? तो अटल सुरंग नाम है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, करा है प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? सही आंसर हो जाएगा क्वाइसी यॉर्कर हो जाती है। क्वाइसी यॉर्कर नामक जो बीमारी है यह प्रोटीन की कमी के कारण होती है और ये ज़्यादातर बच्चों में ही होती है। ठीक है, ये ज़्यादातर बच्चों में होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांगे की, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांगे की, तो कब किए थे पाकिस्तान की मांग? तो 1940 में किए थे। देखिए मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे भीमराव अंबेडकर। जो भीमराव अंबेडकर थे ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे, ये उसके खिलाफ थे। ठीक है, ये उसके खिलाफ थे, आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था। भीमराव अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, डिवाइन लाइफ के लेखक हैं। तो देखिए डिवाइन लाइफ के लेखक, पुस्तक डिवाइन लाइफ नामक एक पुस्तक है। ठीक है, और इसका लेखक का नाम पूछ रहा है, तो इसके लेखक कौन है? तो स्वामी शिवानंद है। कौन है? स्वामी शिवानंद है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो लंदन में है, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय तो लंदन में है ही, और इसकी स्थापना अगर पूछते कब हुआ था तो क्या बताइएगा? ध्यान रखिएगा 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो लंदन में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। और इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा कि यह मानव अधिकार की सुरक्षा प्रदान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह मानव अधिकार की सुरक्षा प्रदान करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन था? देखिए, भारत के स्वतंत्रता के समय में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता के समय में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। और जेबी कृपलानी ने 1946 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, जेबी कृपलानी ने 1946 के समय में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए, कलिंग पुरस्कार जो है यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए 1952 से यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार को दिया जा रहा है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए 1952 से यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जा रहा है। और यूनेस्को का अगर गठन पूछते कब हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का जो है इस वक्त गठन हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन। भारत में सामान्यतः कठपुतली कला को कितने भागों में बांटा जाता है? तो देखिए, कठपुतली कला जो है ये 4 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कठपुतली कला को 4 भागों में बांटा जाता है। और ये 4 अगर श्रेणियां का आप लोग नाम नोट करना चाहते हैं तो नाम नोट कर सकते हैं। देखिए, पहला होता है धागा कठपुतलियां, धागा कठपुतलियां। दूसरा छाया कठपुतलियां। तीसरा दस्ताना कठपुतलियां। और चौथा जो होता है वो होता है छड़ कठपुतलियां। ये चारों कठपुतलियां जो है ये 4 श्रेणियों में बांटा गया है कठपुतली कला को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। तो देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का जो विस्तार है वो पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिले से है। ठीक है, कहाँ कहाँ से? तो पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिले से है। यानी कि ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और भारत का प्रथम नेशनल पार्क, इसके साथ याद रखिएगा कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क जो है 1936 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम जिम कॉर्बेट है। क्या है? जिम कॉर्बेट है। और कब स्थापित किया गया था? तो 1936 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है। देखिए, ईयर तो नहीं पूछता है, इसे बहुत कम पूछता है ईयर, मगर ये पूछता है कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट है। इसको ध्यान रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन करा है, गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? देखिए, गुआम द्वीप पर अमेरिका का प्रशासनिक नियंत्रण है। किसका है? तो अमेरिका का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुआम द्वीप पर अमेरिका का प्रशासनिक नियंत्रण है। और गुआम द्वीप जो है यह प्रशांत महासागर के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। गुआम द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? गरीबों की कथकली जो है यह किस नृत्य को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ओट्टनम तुल्य को कहा जाता है। ओट्टनम तुल्य को गरीबों की कथकली कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। साथियों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए भाइयों हमारे। 31 नंबर क्वेश्चन है, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुस्तक प्रदान किया जाता है? तो कौन सा पुस्तक को प्रदान किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा, देखिए, टेम्पल्टन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। धर्म के उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु टेम्पल्टन पुरस्कार जो है यह प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है सर जॉन टेम्पलन के द्वारा की गई थी। और यह पुरस्कार पहली बार 1973 में, कब? तो 1973 में जो है मदर टेरेसा को दिया गया था। यह पुरस्कार पहली बार 1973 में मदर टेरेसा को दिया गया था, टेम्पल्टन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन करा है, गोल्डन डॉग पैगोडा किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन डॉग पैगोडा जो है यह म्यांमार में स्थित है। और देखिए, गोल्डन डॉग पैगोडा जो है यह लगभग 25 फीट ऊंचा है।
और यह एक भारी पत्थर का नाम है। यह एक भारी पत्थर का नाम है जो कि एक दूसरे के सहारे टिका हुआ है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा चर्चित है और इससे क्वेश्चन भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? तो देखिए भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा देखिए माणा जो गांव है उत्तराखंड में, उसको जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा माना। भारत के पहला गांव के रूप में माना गांव जो कि उत्तराखंड में है उसको जाना जाएगा। और चमोली जिले में स्थित माना गांव को पहले भारत का अंतिम गांव भी माना जाता है। ठीक इसी तरह से चमोली जिले में स्थित है माना गांव, उसको पहले भारत का माना गांव को पहले भारत का अंतिम गांव माना जाता था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा कौन बनी है? तो नंदिनी गुप्ता बनी है। ऑप्शन नंबर सी। नहीं नहीं देखिए नंदिनी गुप्ता नहीं होना चाहिए, सुरेखा यादव बनी है ना। हाँ सुरेखा यादव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालक करने वाली पहली महिला जो है वो लोको पायलट कौन बनी है? तो सुरेखा यादव बनी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यानी कि KIUG यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में KIUG का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देखिए 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यानी कि KIUG का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए उपराज्यपाल के नियुक्त में के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर BD मिश्रा को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में डॉक्टर BD मिश्रा को नियुक्त किया गया है। और रमेश बैस जो है यह महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इसको ध्यान रखिएगा। रमेश बैस जो यहाँ पर दिया गया है यह महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और ठीक इसी तरह से शिव प्रताप शुक्ला जो यहाँ पर भी नंबर में दिया गया है, ध्यान रखिएगा कि शिव प्रताप शुक्ला जो है यह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट यानी कि फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जो है यह किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अर्जेंटीना ने जीता है। और अगर पूछ दे किसको हराकर जीता है तो फ्रांस को हरा करके जीता है, यह भी ध्यान रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सुपर कंप्यूटर में तेज रफ्तार के लिए प्रोसेसर किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा प्रोसेसर जो है किस तकनीक का उपयोग करता है? तो पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार डैश में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था? सही आंसर हो जाएगा देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश किया गया था। पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम के में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम डैश वर्ष में अधिनियमित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 2005 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 2005 में। देखिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 वर्ष में अधिनियमित किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हम लोग का है समान हिंदी से। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो आइए इसको फटाफट इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के वाक्यों के रिक्त स्थानों का उचित शब्द जो है लोकांकित के द्वारा पूरा करें। तो आइए इसको पूरा किया जाए। यहाँ पर हो जाएगा देखिए चंगा तो कठौती में गंगा, तो होता है मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऑप्शन नंबर है राइट आंसर, मन चंगा तो कठौती में गंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, कुछ राजनेता स्वार्थी होने के कारण अपना रंग जो है देखिए कैसे बदलते हैं? गिरगिट की तरह बदलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गिरगिट की तरह बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर कर रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में काले छपे गए शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखें। काले छपे गए शब्द का पर्यायवाची शब्द, अच्छा चलिए देखिए यहाँ पर जैसे गणेश है तो इसका पर्यायवाची शब्द बतलाना है, यही पूछ रहा है।
देवताओं में प्रथम पूजनीय गणेश को माना जाता है, तो किस नाम से गणेश को माना जाता है? तो गणपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गणेश का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द गणपति होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर केश विन्यास आजकल अधिक प्रकट किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द। सही आंसर हो जाएगा, देखिए केश विन्यास आजकल अधिक प्रकट केश संवारना शब्दों के लिए किया जाता है, केश संवारना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, केश संवारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, ईमानदार शब्द का विलोम शब्द छाटिए। तो देखिए ईमानदार शब्द का विलोम शब्द अगर छाटिएगा तो यहाँ पर बेईमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक, इसी तरह से अत्याचारी शब्द का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो परोपकारी होता है अत्याचारी का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए काले शब्दों में समानार्थी शब्द का चयन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही चलिए समानार्थी शब्द बताना है। तो यहाँ पर पवित्रता का क्या हो जाएगा? पवित्रता का हो जाएगा तो पवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर पुष्प का है तो पुष्प का हो जाएगा कुसुम होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कुसुम। 49 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न एबीसीडी क्रमांक में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक में वर्तनी संबंधी त्रिणी को हो सकती है, उस त्रिणी युक्त शब्द संख्या की आपका उत्तर होगी। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? त्रुटि शब्द का उपयोग, यहाँ पर त्रुटि शब्द जो है ढूंढना है और उसको जो है राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से त्रुटि शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए कौन सा होगा यहाँ पर? व्यावसायिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर ठीक इसी तरह से 50 नंबर में हो जाएगा उत्तरदायित्व होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरदायित्व होगा इस चारों में से। नेक्स्ट है पद्मावत की भाषा है, तो पद्मावत की भाषा कौन सी है? तो पद्मावत की भाषा जो है अवधी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अवधी। हिंदी की स्पर्श घोष महा प्राण औष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है, तो औष्ठ्य व्यंजन जो है ध्वनि कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर भ में हल जो ये हो जाएगा भ। और देखिए औष्ठ्य औष्ठ्य वर्ण जो है कौन कौन से होते हैं, अगर आप लोग उसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। उ, फिर से उ, फिर प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये सब जो है औष्ठ्य वर्ण में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदी हिंदवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अच्छा, कह रहा है जिस तरह से भाषा या भाखा, ठीक उसी तरह से हिंदी या हिंदवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर अमीर खुसरो ने। 54 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है, तो हिंदी का जो प्राचीनतम रूप जो है ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता है तब तक उस शब्द रहता है। ठीक है, कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता है तब तक वह शब्द रहता है, जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है ना, कि जैसे वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो संज्ञा कहा जाता है, किसी भी नाम स्थानीय ये सभी चीजों को संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये सब जो है संज्ञा के 5 भेद हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द पुलिंग है? तो कौन सा शब्द जो है पुलिंग पुलिंग शब्द पूछ रहा है कि कौन सा इन सभी में से? सही आंसर हो जाएगा बुढ़ापा जो है पुलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वे संज्ञा शब्द जो हमें पुरुष जाति के व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध करते हैं, उसे वो जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए चंद्रकांता उपन्यास के लेखक जो है कौन है? देवकी नंद खत्री है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर देवकी नंद खत्री है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? तो वचन का सही प्रयोग पूछ रहा है किसमें हुआ है? तो देखिए मेरी होश उड़ गई नहीं होगा, हमारे होश उड़ गई नहीं होगा, मेरे होश उड़ गए, हाँ ये हो जाएगा, मैं होश उड़ गया, नहीं ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा मेरे होश उड़ गए। 60 नंबर क्वेश्चन है, कमल फूलों में सुंदरतम है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो कमल फूलों में सुंदरतम है, इस वाक्य में कौन सा कारक पूछ रहा है? तो अधिकरण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मैं अपने आप कर लूंगा मैं आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? सही आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा शब्द हो जाएगा? तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इन सभी में से कुछ हो जाएगा, कुछ,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कुछ हो जाएगा। अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है? तो अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द जो है विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वह खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर क्रिया का कौन सा रूप है? तो इस वाक्य में खाकर जो है क्रिया का कौन सा रूप है? सही आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पूर्वकालिक क्रिया का रूप है। 65 नंबर क्वेश्चन है, संभव है कि वह कल आ जाएगा। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो काल का कौन सा रूप पूछ रहा है? सही आंसर हो जाएगा संभाव्य भविष्यता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यह काल का रूप है। 66 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, देखिए 66 से 67 तक पूछ रहा है, यानी कि 2 क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक शब्द के साथ 4 अनुबंध, चलिए ये तो हो गया। इनमें से 3 पर्यायवाची शब्द हैं और एक पर्यायवाची नहीं है। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसका चयन करना है। तो देखिए जो शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है उसको चयन करना है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए पावक हो जाएगा, अनिल नहीं होगा, अनल होगा, आग भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पूजार्थ पर्यायवाची शब्द नहीं है तो अनिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक उसी तरह से अचानक का पूछा है तो अचानक का सयास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए विकल्पों में से कीजिए। तो नील गगन सा शांत हृदय था, रो रहा। तो इसका क्या हो जाएगा? नील गगन सा शांत हृदय था, रो रहा। तो इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए इन सभी पंक्तियों में जो है, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार है। ठीक है, यहां पर जो है अलंकार के भेद बतलाना था तो उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छाटिए। तो समास छाटना है, सही आंसर हो जाएगा। देखिए समास जो है तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है इनमें। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? राइट आंसर हो जाएगा करुण रस का अस्थाई भाव जो है यह शोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, शोक। 71 नंबर, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ रस जो है यह किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रृंगार रस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए साथियों, यहाँ से 73 से 77 तक आप लोग को कथन दिया गया है। कथन को पढ़ना है, उसके बाद आप लोग को राइट आंसर समझ में आएगा। तो आप लोग कथन पढ़िएगा और उसके बाद आप लोग को आंसर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ हम देते हैं फ्री में, जिसमें टोटल मैथ रीजनिंग टोटल जो है क्वेश्चन आप लोग को उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें जो भी है आगे आप लोग कथन, ये जो है कथन को अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद जो है आप लोग वहाँ पर प्रैक्टिस खुद से करिएगा। हम यहाँ पर आप लोग को राइट आंसर बतला दे रहे हैं। 73 का राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक। 74 का राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक आधार। 75 का ठीक उसी तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यवहारिक समाजवाद। ठीक है, 76 का हो जाएगा वैज्ञानिक समाजवाद। देखिए 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इतिहास के स्वाभाविक विकास क्रम में निहित होने के कारण उसका क्रियान्वित होना अस्वय भावी है। ठीक है, अस्वय भावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है, पूंजीवादी से यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और आगे साथियों आप लोग का रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन इस शिफ्ट में दिया गया है, तो हम आप लोग को सारा पीडीएफ टेलीग्राम से में उपलब्ध कराते हैं। टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइए, फ्री में पीडीएफ लीजिए और अपने प्रैक्टिस को मार्क करके अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। ज़्यादा कोचिंग संस्था के चक्कर में मत पड़िए, ज़्यादातर आप लोग बुक का प्रैक्टिस कंप्लीट करिए। आप लोग का तैयारी जो है 100% हो जाएगा, ये वादा है। चलिए, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए साथियों, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग अपनी प्रैक्टिस सेट मार करके अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।